Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने कोट एंड कोट का एक नया एपिसोड लेकर आए हैं। आप जैसे कि आप जानते हैं, इस शो में हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं और इस हफ्ते की पहली खबर आपके लिए हमारे पास पेगासस मामले में है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस हफ्ते औपचारिक रूप से फॉर्मली केंद्र सरकार को पेगासस मामले में, पेगासस में जितनी पिटिशंस फाइल हुई थी, लगभग 9 पिटिशंस फाइल हुई थी, उस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, उनसे जवाब मांगा है। अब आपको एक बार फिर बता दूं कि ये मामला ये है कि पिछले हाल ही में दरअसल कई मीडिया संगठनों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने ये दावा किया था कि भारत में भी इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर द्वारा ये संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है कि कई हज़ारों फ़ोन टैप किए गए थे, उन पर निगरानी रखी गई थी। अब इस लिस्ट में कई बड़े नाम सामने आए थे, नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, राजनीति से जुड़े नाम। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच गया था, जहां एक पूर्व जज के पुराना नंबर उस लिस्ट में था। कई बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स का नाम उस लिस्ट में था। तो इसके बाद 9 पिटिशंस फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने एक तरह की इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जांच की मांग की थी। कईयों ने जुडिशियल प्रोब की भी मांग की थी, एक तरह की न्यायिक जांच की मांग की थी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशंस आई थी तब उन्होंने नोटिस नहीं जारी किया था, सिर्फ एक जवाब मांगा था सरकार से। पर अब कोर्ट को इतनी संतुष्टि नहीं मिली उस जवाब से और अब सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मली एक नोटिस जारी किया है इस पर। जी, दरअसल ये नोटिस जो है अपूर्वा, 2 दिन की लगातार हियरिंग के बाद कोर्ट ने जारी किया। जैसा अपूर्वा ने बताया, कोर्ट ने पहले कोई एक औपचारिक तौर से नोटिस इशू नहीं किया था, मगर सरकार को, केंद्र सरकार को बोला था कुछ अपना रिस्पांस दाखिल करने के लिए। तो उसी के जवाब में सरकार ने एक बहुत ही छोटा सा, मैं बोलूँगी, एक एफिडेविट फाइल किया। वो लगभग 6 पेज का था, जिसमें से केवल 2-3 पेज में उन्होंने अपनी बात रखी और उसमें सरकार ने बोला कि वो एक कमेटी गठित करेंगे, एक टेक्निकल कमेटी गठित करेंगे, जिसमें वो स्वतंत्र एक्सपर्ट्स उस कमेटी के मेंबर रहेंगे और वो जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने देगी एक सील्ड कवर में। मगर जब ये एफिडेविट कोर्ट के सामने पेश किया गया तो जो याचिकाकर्ता थे, उनके जो लॉयर्स थे, उनके जो वकील थे, उन्होंने एक तरीके से ऑब्जेक्शन रेज करी और बोला कि जो ये एफिडेविट है ये पूर्ण रूप से ये नहीं बता रहा कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर को इस्तेमाल किया था या नहीं किया था। और चूंकि ये इंफॉर्मेशन इस एफिडेविट में नहीं है तो इसी के चलते हम इस पे पूर्ण कार्यवाही नहीं कर सकते, एक तरीके से हम हेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का ये मानना है कि जब तक उनको नहीं पता चलेगा कि सरकार ने ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया है या नहीं किया तो वो अपनी तरफ की आर्ग्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाएंगे। तो पहले दिन जब इस केस की सुनवाई हुई इस पिछले हफ्ते, तो सबको सुनने के बाद जो बेंच है, जिसके अध्यक्ष हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमणा, उन्होंने सरकार को एक तरीके से मौका दिया सोचने के लिए कि भाई क्या आप इस पे एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करना चाहेंगे। तो दूसरे दिन जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए कोर्ट के सामने तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि उनके हिसाब से जो ये 6 पेज का एफिडेविट है वो काफ़ी है, इसमें एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सॉलिसिटर जनरल का ये भी मानना था कि चूंकि ये एक तरीके से सरकार का काम है इस पे जांच करना, तो बेहतर ये होगा कि इसमें कोर्ट कोई आदेश ना दे और सरकार को अपना कार्य करने दे, और कार्य करने के बाद जो भी कमेटी की रिपोर्ट होगी, मेहता ने बोला कि वो कोर्ट के सामने पेश कर दी जाएगी। मगर कोर्ट कुछ एक तरीके से नाखुश थी इस जवाब से, क्योंकि बार बार कोर्ट यही दोहरा रही थी कि आप लगता है कि आपको कुछ परेशानी है एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने में।
चूँकि कोर्ट का ये मानना था कि इसमें डिटेल्ड एफिडेविट फाइल होना चाहिए, तो इसीलिए कोर्ट ने इस पे एक अब फॉर्मल नोटिस इशू कर दिया है, जो मेरे ख्याल से 10 दिन के बाद अब कोर्ट दोबारा इस पे सुनवाई करेगी और ये भी तय करेगी कि अब इस मामले में हम आगे कैसे बढ़ें, कि इस मामले में अब पूर्ण रूप से क्या कोई सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कोई लिखित में सरकार को आदेश देना चाहिए एफिडेविट फाइल करने के लिए या नहीं। तो कोर्ट ने बोला हमें थोड़ा समय चाहिए इस पे सोचने के लिए, इसलिए अब हम इस मामले में दोबारा 10 दिन के बाद सुनवाई करेंगे। तो पूर्वा, जो हमारी दूसरी खबर है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट से। कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने पिछले हफ्ते एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है, जिससे जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, इस ऑर्डर से एक तरीके से उनको बहुत ही बड़ा झटका महसूस हुआ है। दरअसल इस ऑर्डर में जो बेंच है कलकत्ता हाई कोर्ट की, उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे और जो चुनाव के बाद जो दंगे हुए थे उसके मामले में अपना फैसला सुनाया है और एक तरीके से उन्होंने इसमें स्वतंत्र जांच करने का आदेश दिया है। तो आप थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आदेश में एग्जैक्टली है क्या? बिल्कुल भद्रा, तो बेसिकली इस ऑर्डर में कोर्ट ने 2 तरह की जांच की बात की है। एक है सीबीआई जांच, जो कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई मर्डर, रेप और औरतों के खिलाफ जिस तरह के अपराधों की बात हुई थी, ये चुनाव के बाद की हिंसा की हम बात करें मई के महीने में, तो इस तरह के जो अपराधों की बात हुई थी सीबीआई उसकी जांच करेगी और ये जांच होगी हाई कोर्ट की निगरानी में। और दूसरी है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें आईपीएस अफसर हैं, वो बाकी जो अपराध हुए थे उस समय उसकी जांच करेगी। और ये जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये होगी एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में। लेकिन ये दोनों ही जो अपनी रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट, इन दोनों ही जांचों की फाइल होगी हाई कोर्ट में 6 हफ्ते के अंदर अंदर। अपूर्वा, इसमें जो एक खास बात ये है कि कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में जो मानव अधिकार आयोग है उनकी रिपोर्ट को एक तरीके से उसको सपोर्ट किया है। आपको याद होगा कि हेयरिंग के दौरान ही मानव अधिकार आयोग को बोला गया था एक अपनी जांच, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करने के लिए सारे घटनाओं में, और ये देखने के लिए कि क्या वाकई में जो वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, कि क्या वाकई में उन्होंने जो कंप्लेंट्स आई थी हिंसाओं के मामले में, कि उसको क्या वाकई में उस पर कुछ एक्शन लिया था या नहीं। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि जो हत्या और बलात्कार के मामले थे उसमें जो वेस्ट बंगाल की पुलिस थी उन्होंने कोई एफआईआर या केस रजिस्टर नहीं किया था। इसलिए आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी थी हाई कोर्ट की कि ये जो मामले हैं ये सीबीआई को सौंप दिए जाने चाहिए और जो अन्य मामले हैं उसमें एसआईटी बिठानी चाहिए। और एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत तीखी टिप्पणी भी करी थी सरकार के खिलाफ। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो ये गंभीर मामले हैं, जो गंभीर हिंसा के मामले हैं, इनको वेस्ट बंगाल के बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए ट्रायल के लिए। और जो दूसरे मामले हैं, अन्य मामले जो होंगे, जो एसआईटी जांच करेगी, उनको सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित कर देनी चाहिए और एक तरीके से वो सारे मामले उनका फास्ट ट्रैक हेयरिंग होना चाहिए। तो इसी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया। और दूसरी बात ये भी अपूर्वा, आपको ध्यान होगा कि ये बहुत ही राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। इसमें जो टीएमसी है, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल की, उस पार्टी में और जो भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही थी। तो ये राजनीतिक मुद्दा भी था। तो अब चूंकि अब ये ऑर्डर आ चुका है और ये ऑर्डर एक तरीके से वेस्ट बंगाल सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, तो इसमें संभव है कि वेस्ट बंगाल सरकार जो है इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हमने वैसे सुना है, उनके वकीलों ने तो बोला है, मगर अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, और ये कहते हुए चुनौती देगी कि जो रिपोर्ट थी एनएचआरसी की वो निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं थी और उन लोग सरकार और वेस्ट बंगाल सरकार को मौका नहीं दिया गया था उस रिपोर्ट पे जवाब देने का। बिल्कुल भद्रा, इनफैक्ट अभी जो वेस्ट बंगाल सरकार का हमेशा से जो इस बात पे स्टैंड रहा है, वेस्ट बंगाल सरकार ने बार बार, ममता बनर्जी सरकार ने बोला है कि जो हिंसा हुई थी वो दरअसल सिर्फ
2 मई जब चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे और 5 मई जब ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण की थी, सिर्फ उन 3 दिनों के बीच हुई थी, जबकि NHRC ने और बीजेपी ने भी ये दावा किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये जो हिंसा है ये कई दिनों तक चली थी और इसके ऊपर कई कंप्लेंट्स फाइल की जानी चाहिए थी। तो चलिए अपूर्वा, अब हम अपनी तीसरी खबर की ओर चलते हैं, जो फिर से सुप्रीम कोर्ट से है। और एक ये खबर बहुत ही खुशी की खबर है महिलाओं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल जो NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसकी जो परीक्षा इस साल नवंबर में होने वाली है, उसमें महिला उम्मीदवारों को बैठने का मौका दिया है। ये एक वैसे तो अंतरिम ऑर्डर है, यानी इंटरिम ऑर्डर है, मगर ये महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस मैटर की हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात बोली, और वो बात दरअसल सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सालों से बोलता आ रहा है, अपने जजमेंट में बोलता आ रहा है, जेंडर न्यूट्रलिटी की बात, जेंडर जस्टिस की बात। तो और ये पहली बार होगा कि महिला उम्मीदवार NDA की परीक्षा में बैठेंगे, मगर इसमें दरअसल दोबारा सुनवाई होनी है 8 सितंबर को। अब इस परीक्षा में बैठने के बाद किस तरीके का ट्रेनिंग इन महिलाओं को मिलना चाहिए, शायद उस पर आगे बहस होगी। मगर जो हेयरिंग थी इस केस की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हेयरिंग थी, क्योंकि जो केंद्र सरकार थी वो जो ये जनहित याचिका है जिसमें ये मांग की गई थी, उसका विरोध कर रही थी। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगी ये जनहित याचिका में दरअसल क्या कहा गया है और इसमें डिमांड क्या है? बिल्कुल भद्रा, तो इस जो PIL है, ये जनहित याचिका है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जेंडर इक्वालिटी के सिद्धांत है, मतलब लिंग के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके जो सिद्धांत है उनकी बात की गई है बहुत ही डिटेल में। तो इसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये इन सिद्धांतों के होने के बावजूद अगर महिलाओं को NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में बैठने न दिया जाना चाहिए, तो ये बहुत ही गलत बात होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल सिद्धांतों के अधीन है ये। और यही बात एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में भी बोली। ऑफ कोर्स जैसे कि आपने बताया ये एक इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन कोर्ट ने बोला कि पहली नज़र में देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इस जो ये चलता आ रहा है आज तक ये कि NDA में औरतें रूल जो चलता आ रहा है, हाँ। जो NDA में औरतें नहीं बैठ सकती हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। वो जो जेंडर इक्वालिटी के सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अगेंस्ट जाता है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को एक तरह से समझ नहीं आ रहा था जो सरकार बोल रही थी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को और जो आर्मी के लोग हैं जो उनको अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि औरतें, कोर्ट ने कहा, आजकल किसी से भी कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ऐसे में उनको एक परीक्षा के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ना देना बहुत ही गलत होगा। कोर्ट दरअसल इस मामले में थोड़ी मैं कहूँगी थोड़ी सरप्राइज्ड भी थी, क्योंकि आपको याद होगा अपूर्वा, पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया था जिसके तहत अब वुमेन जो हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आर्मी में परमानेंट कमीशन के बेसिस पे उनको रखा जा सकता है। तो उस जजमेंट में भी कोर्ट ने काफ़ी टिप्पणी करी थी इस मानसिकता को लेके कि भाई क्यों आप महिलाओं का आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में आने पे विरोध करते हैं। उसको लेके उन्होंने काफ़ी कुछ बोला था। इसके बावजूद जो है केंद्र सरकार का जो स्टैंड था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि नहीं, महिलाओं को NDA में आना नहीं देना चाहिए, तो कोर्ट का ये मानना था कि ये स्टैंड है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले भी हम कह चुके हैं और फिर दोबारा आप हमारे पास यही स्टैंड लेके आ रहे हैं। तो बार बार आप ये क्यों चाहते हैं, बार बार केंद्र सरकार ये क्यों चाहती है कि कोर्ट ही हर चीज़ में दखल अंदाजी करे? तो आप अपनी जो पॉलिसी बनाते हैं वो क्यों आप संविधान के तहत क्यों नहीं बना सकते? माना कि कुछ तकनीकी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं आर्मी में, एयरफोर्स में, मगर जो पॉलिसी होती है वो उन डिफ़िकल्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और संविधान के जो प्रोविजंस हैं उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच निकाल के एक पॉलिसी बन सकती है। तो इन्हीं सब बातों को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये अंतरिम ऑर्डर दिया है। अब देखने की बात यह है कि अपने अगली तारीख पे कोर्ट इस पे आगे और क्या बोलती है।
अब जो अगली खबर है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट कलीजियम से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने 2 साल के बाद फाइनली अभी एक लिस्ट जारी की है। उन्होंने 9 लोगों की सिफारिश की है जजों की नियुक्ति के लिए, और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई थी सितंबर 2019 में, और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि क्योंकि कलीजियम के सदस्यों के बीच एक तरह से थोड़ा अनबन हो रही थी, मतभेद चल रहा था ये नियुक्ति को लेके, कुछ जजों की नियुक्ति को लेके। लेकिन अब फाइनली काफ़ी वैकेंसीज भी बढ़ गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अब ये लिस्ट सरकार के पास भेज दी गई है। और अपूर्वा, ये खबर खास इसलिए भी है क्योंकि पहली बार कॉलेजियम ने, जो इन जजेस की सिफारिश करती है, पहली बार इस कॉलेजियम ने 3 महिला जजेस की भी सिफारिश करी है। और इन तीनों में से जो एक है वो आगे चल के मेरे ख्याल से 2027 में चल के हमारे देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं, जो एक तरीके से बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट होगा हमारे स्वतंत्र भारत के लिए। माना कि उनका टेन्योर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, केवल 1 महीने या कुछ दिन का है, मगर फिर भी पहली बार एक महिला जज का जुडिशरी को हेड करना वाकई में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि इस लिस्ट में एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, मिस्टर PS नरसिम्हन, इनकी भी सिफारिश करी गई है, और ये भी आगे चल के जो है मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो इस लिस्ट में एक तरीके से 3 ऐसे जजेस हैं जो 2027 में और 2028 में एक के बाद एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। और ये लिस्ट जो है थोड़ी डाइवर्स भी एक तरीके से मानी जा रही है, क्योंकि इसमें एक जज जो है वो OBC कोटे से हैं और एक जज है जो शेड्यूल कास्ट कोटे से हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी अपूर्वा कि जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमणा ने ओथ ली थी, उनका ये मानना था, जब उन्होंने ओथ ली थी उसके बाद उन्होंने कई जगह ये बात बोली भी, और शायद उसी के चलते उन्होंने इस तरीके की लिस्ट की इस लिस्ट को प्रिपेयर किया। उन्होंने ये माना कि हमारी जुडिशरी में जो है जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो और ये उन्होंने जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ इंटरैक्शन में भी इस बात को बार बार बोला कि जो आप नाम भेजेंगे हाई कोर्ट जजेस के लिए भी, उसमें भी आप ये ज़रूर देखिएगा कि जो शेड्यूल कास्ट या OBC कैटेगरी के लोग हैं उनका नाम उसमें शामिल होना चाहिए। तो ये लिस्ट जो है उनके माइंडसेट को एक तरीके से दर्शाती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, बट वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। चलिए, आज के लिए हमारे पास आपके लिए इतनी ही खबरें हैं। हम आपके पास एक बार फिर अगले हफ्ते कोर्ट एंड कोर्ट का एक और एपिसोड लेके आएंगे। तब तक आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम बहुत ही खुश होकर आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें अब कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भेजें, अपना फीडबैक भेजें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं अपूर्वा या मेरे लिए, तो उनको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।